आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी पालकगण, बच्चे एवं दर्शकगण, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, इस समय हम आपको राष्ट्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक की हम जानकारी दे रहे हैं, कक्षा 5वीं विषय गणित। और इसमें हमने आपको अभी तक के प्रश्न क्रमांक 1 से 200 तक की जानकारी दे दिए हैं। और आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो प्रश्न क्रमांक 211 से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 211 जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है, उपर्युक्त नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, नक्शे में राष्ट्रपति भवन किस दिशा में स्थित है और किस पथ पर विजय चौक स्थित है। ये दो प्रश्नों की हमको इसमें जानकारी पूछा है। अब हम नक्शा देखते हैं। हम नक्शा देखकर हम बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है और विजय पथ किस दिशा में। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था, नक्शे में राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमको आया था, नक्शे में राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है, तो ये जो दिशा है हमारी, ये कौन सी दिशा हो गई है हमारी, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई। उसके बाद किस पथ पर विजय चौक है, तो यहाँ पे जो विजय चौक हमको दिख रहा है, तो ये किस पथ पर है। तो हम पथ यदि देखें तो ये पथ आया है हमारा, ठीक है। और इस पथ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजपथ, ठीक है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि विजय चौक राजपथ पर स्थित है। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 212 और 213, ये दोनों में लिखा है कि प्रश्न 201 के अनुसार इसको हल करें। तो साथियों, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आपको अंत में हम जानकारी देंगे। और आज हम 211 से 220 तक के प्रश्नों की आपको जानकारी देंगे। उसके बाद जहाँ पे भी ये लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 201 के अनुसार उसको हल करें, तो उसको हमने अलग से हल करके बताया है, उसकी जानकारी हम अभी आपको देंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 214। यहाँ प्रश्न क्रमांक 214 में लिखा है, सोनू ने चांदे की सहायता से 70 अंश एवं 90 अंश के कोण बनाए। इनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो इनके प्रकारों के जो नाम है, क्योंकि 70 अंश का कोण हमारा न्यून कोण होता है और 90 अंश का कोण जो होता है हमारा ये समकोण होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, 70 अंश बराबर न्यून कोण और 90 अंश बराबर समकोण। इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 215, 4, 5 एवं 10 का सबसे छोटा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको साझा गुणज ज्ञात करना है, ठीक है। साझा गुणज ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि हमको इसमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि सबसे छोटा बोल रहा है और सबसे छोटा मतलब 4, 5, 10। 4, 5, 10 के लिए हमको एक ऐसा छोटा गुणज चाहिए जिसमें 4, 5 और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वो संख्या हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम भाग विधि से, जैसा हमने यहाँ पर निकाले हैं, आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमने इसमें 2 का भाग दिए। 4 में तो 2 आया, 5 को हमने ज्यों का त्यों लिखे और 10 में 2 का भाग दिए तो 5 आया। तो इस प्रकार से इसके जो हमारे जो अंत में जो गुणनखंड बने वो बने 2, 2, 5। और यहाँ पे हमने लिखे 2, 2 गुणित 2 गुणित 5 बराबर कितना हुआ, 40। तो सबसे छोटा साझा गुणज इसका कौन सा कहलाएगा, 40 कहलाएगा। और 40 इसकी ऐसी संख्या निकली है जिसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 10 चौके 40, 5 का भाग पूरा चला जाएगा यानी 5 अट्ठे 40, और 4 का भाग पूरा चला जाएगा यानी 4 धाम 40। तो ये उसका सबसे छोटा साझा गुणज कहलाएगा। बाकी यहाँ पर जो लिखा है 4, 4, आप वैसा ना करें जैसा हमने इसके प्रश्न को बताए हैं, उस प्रकार से आप हल करें। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न 216।
12, 18, 24 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा का मतलब होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम। और क्या ज्ञात करना है इसमें हमको? समापवर्तक। अगर ये शब्द को यदि आप देखें तो यहाँ पे ये पूछ रहा है सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हमारा क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए हम उसकी आपको जानकारी देते हैं। अब यहाँ पे हमने हल किए हैं, जो यहाँ निकाला है 12, 18 और 24 के साझा गुणनखंड जो निकाले हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं कि 12 के जो गुणनखंड जो निकले 2 गुणित 2 गुणित 3, 18 के 2 गुणित 3 गुणित 3 और 24 के 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इस प्रकार से ये निकले हुए हैं। अब हम देखें कि हमने इसके अभी तक के क्या निकाले हैं? सिर्फ गुणनखंड निकाले हैं। अब गुणनखंड के बाद हमको क्या निकालना है? साझा गुणनखंड। क्योंकि अब हम साझा गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो 12, 18, 24 जो सब में आए एक जैसा हो, उसको हम साझा बोलेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में कौन से साझा गुणनखंड आए? तो ये 2, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 लिख दिया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि साझा गुणनखंड और कौन सा है? तो ये 3, 3, तीनों में 3, 3 आया है, तो इसको हमने गुणित 3 में लिख दिया है। इसके बाद हमारे जो बचे हैं, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये उसके साझा गुणनखंड नहीं होंगे। तो कहने का मतलब हमने जो साझा गुणनखंड निकाले हैं वो है 2 गुणित 3। तो इसका कितना हो गया? ये हो गया आपका 6। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे छोटा साझा गुणनखंड कौन सा है? हमारा 6 है। 6 हमारी एक ऐसी संख्या इसमें ज्ञात हुई है जिसमें यदि हम 24 में यदि 6 का भाग दे तो पूरा पूरा जाएगा, 18 में दे तो पूरा पूरा जाएगा, और 12 में भी अगर दे तो पूरा पूरा जाएगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे साझा गुणनखंड। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 217। हम प्रश्न क्रमांक किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं 217 की, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर वाहन और इस जगह पर टेलीचिन्ह, और वाहन हमारे यहाँ साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा और बस, और यहाँ पे उनके सबके टेली चिन्ह दिए हुए हैं। तो यदि हम टेली चिन्ह की बात करें साइकिल की तो 28 है, कार की 12 है, ऑटो रिक्शा की 18 है और बस की 15 है। अब यहाँ पे हमको प्रश्न पूछ रहा, उपर्युक्त तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको जो तालिका में जो प्रश्न दिया है इसके बारे में हमको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है सबसे कम संख्या किस वाहन की है? सबसे कम संख्या कौन से वाहन की है? तो हम यहाँ पर देखें तो सबसे कम संख्या हमको काय की दिख रही है? कार की दिख रही है। कार की संख्या कितनी है हमारी? 12 है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है ऑटो रिक्शा की संख्या बस की संख्या से कितनी अधिक है? ठीक है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है हमारी? 18 है, और बस की संख्या कितनी है हमारी? तो 15 है। तो 18 में से हमने 15 घटाया तो कितना आया? 3 आया। कहने का मतलब ऑटो रिक्शा की संख्या बस से 3 अधिक है, जैसे यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 218। यहाँ पर लिखा हुआ उपर्युक्त बार चार्ट को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो बार चार्ट जो दिया है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है हमको सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो सबसे गर्म शहर यदि हम देखें, यदि हम तापमान की बात करें तो जैसलमेर का तापमान कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक गर्म शहर कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा जैसलमेर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है सबसे ठंडा शहर कौन सा है? तो हम जो सबसे कम होगा वो हमारा सबसे ठंडा शहर होगा। तो हम यहाँ शिमला का देखते हैं, तो शिमला का है 22 डिग्री सेल्सियस। कहने वाला सबसे ठंडा यदि कोई शहर है तो वो कौन सा है हमारा? शिमला है। इस प्रकार से हम दोनों प्रश्न के उत्तर देंगे, पहले का जैसलमेर और दूसरे का हमारा आ जाएगा शिमला।
अब इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 219 और 219 के बारे में लिखा है हल प्रश्न 209 के अनुसार। तो इस प्रश्न को हम आपको अंत में हम आपको जानकारी देंगे। हम अब आपसे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 220। तो इसमें जो हमारा प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 220 में जैसे दिया उपर्युक्त नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा जनपद मार्ग से विजय चौक किस दिशा में है। तो हम देखेंगे कि हमारा जनपद मार्ग कहाँ है, ये है, और विजय चौक कहाँ है, हमारा ये है। तो यदि हम ऐसे देखें तो किस दिशा में है, ये हमारा उत्तर दिशा में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका उत्तर लिखेंगे जनपद मार्ग उत्तर दिशा में है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर लिखा हुआ है नक्शे में आए किन्हीं दो भागों के नाम लिखिए। ठीक है, यह नक्शे में आए किन्हीं दो मार्गों के नाम लिखिए। तो हमको यहाँ पे मार्ग के नाम लिखना है क्योंकि उत्तर में ये मार्ग बता रहा है। तो इसमें दिया जैसा एक हो गया हमारा रफ़ी मार्ग और दूसरा हो गया ये तिलक मार्ग। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अब हम उन प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं 212, 213 और 219 जिसके बारे में इसमें नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 212। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, ये 212 है। और 212 में लिखा हुआ है 212 में लिखा हुआ है हमारा राजा के पास 15 टाफियाँ हैं। उसने अपने छोटे भाई को टाफी का 1/5 हिस्सा दे दिया। उनने अपने भाई को कितना हिस्सा दे दिया, 1/5 हिस्सा दे दिया। और टाफी कितनी है उसके पास, 15 टाफी है। मतलब 15 टाफी का 1/5 हिस्सा उनने अपने भाई को दे दिया। तो राजा के पास कितनी टाफियाँ बची ये बताना है। और दूसरा है उसके छोटे भाई को कितनी टाफियाँ मिली। यहाँ दो चीज़ की जानकारी है। सबसे पहली जानकारी ये है कि राजा के पास कितनी टाफी बची है और अपने छोटे भाई को उनने कितना टाफी दिया। अब यहाँ पर हमने हल लिखे हैं। राजा के पास कुल कितनी टाफियाँ हैं, 15 टाफियाँ हैं। अपने छोटे भाई को दिया तो कितना दिया उन्हें, 1/5 हिस्सा। तो हम 15 गुणित 1/5 करेंगे तो छोटे भाई को कितनी टाफियाँ दी गई, 3 टाफी दी गई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि राजा को के पास कितनी टाफी बची। तो हम 15 में से 3 घटा देंगे तो राजा के पास शेष टाफियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 212 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 213। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि चौड़ाई 50 मीटर है तो खेत का परिमाप निकालिए। यहाँ पर बोल रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, जो लंबाई है ये चौड़ाई की कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। यदि चौड़ाई 50 मीटर है तो खेत का परिमाप निकालिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे खेत का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। और चौड़ाई की दुगनी है मतलब चौड़ाई गुणित 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में हमको बताया है उनने कि यदि चौड़ाई 50 मीटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चौड़ाई कितनी, 50 मीटर लिख दिया गुणित 2। तो लंबाई उसकी कितनी आ गई हमारी, गुणा हमने किए तो लंबाई आ गई हमारी 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लंबाई भी निकल गई है और चौड़ाई भी निकल गई है। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी है, 100 है और चौड़ाई इसमें पहले से दिया हुआ है 50 मीटर। क्योंकि आयताकार खेत है तो हम आयत का परिमाप का जो सूत्र है वो लगा देंगे, 2 छोटा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2, लंबाई हमारी कितनी है, 100 है, चौड़ाई कितनी है हमारी 50 है। तो 100 और 50 को हमने जोड़े तो कितना होगा, 150। और 150 में हमने 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 300 मीटर। कहने का मतलब है आयताकार खेत का परिमाप कितना आएगा हमारा, 300 मीटर होगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 219। 219 में जो प्रश्न आया है वो है 16 वस्तु की कीमत 560 रुपये है, ये हमको इन्होंने बताया है। तो बताइए 350 रुपये में कितनी वस्तु आएगी। हमको ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 16 वस्तु की कीमत कितनी है? 560 रुपये। तो 350 रुपये में कितनी वस्तु आएगी? तो यहाँ पे हमको वस्तुओं की संख्या बताना है। जब हमको वस्तु की संख्या अगर हमको बताना रहता है तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। ठीक है, यह हमारा दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष। तो बायां पक्ष की ओर ही हमारी वस्तु आना चाहिए और उसी प्रकार से हमको उसको हल करना चाहिए या जब भी जमाना चाहिए। तो यहाँ पर तो लिखा है 16 वस्तु की कीमत 560 रुपये है, मगर जब हम इसकी जबकि जमाएंगे तो उसको हम लिखेंगे जबकि 560 रुपये में 16 वस्तु मिलती है। कितनी मिलती? 560 रुपये में 16 वस्तु मिलती है। तो 1 रुपये में कितनी मिलेगी? तो 16/560 वस्तु मिलेगी। ठीक है, और कितने का पूछ रहा? 350 रुपये का, इसलिए 350 रुपये में तो यहाँ पे 16 × 350/560 और इसको हमने जब भाग दिए, जब हमने इसको काटे तो ये आ गई हमारी कितनी वस्तु? 10 वस्तु। कहने का मतलब ये है 350 रुपये में कितनी वस्तु प्राप्त होगी? तो 350 रुपये में हमारी 10 वस्तु प्राप्त होगी। तो साथियों, आज हमने आपको प्रश्न क्रमांक 211 से लेकर 220 तक की जानकारी दिए हैं। इसके बाद आने वाले प्रश्नों की जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।